मोशन के रोटेशनल मोशन में जो जो पैरामीटर्स आते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, फिर एंगुलर वेलोसिटी आ गया, फिर एंगुलर मोमेंटम आ गया, फिर टॉर्क आ गया। इसी तरह से एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने ले लिया। तो रोटेशनल मोशन की ये पैरामीटर्स तो हमारे होंगे। एंगुलर मोमेंटम अभी अगर हमने लिया है तो इसके साथ एक और टर्म हम लेते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट नाम सुना है आपने? प्लैंक कांस्टेंट का कहाँ काम आता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है, नहीं पता? नहीं पता? हाँ, देखिए E इक्वल्स टू एच न्यू किसकी एनर्जी होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। बट यहां मैं प्लैंक कांस्टेंट को याद रखने का आसान तरीका बता रहा हूं कि बोहर्स पोस्टुलेट तो सबने पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन एटम की जो थ्योरी है उसमें बोहर का पोस्टुलेट था, जिसमें सेकंड पोस्टुलेट से कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ये बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट कहता है nvr जो होता है n into h अपॉन 2 पाई होता है, फिर h इज प्लैंक कांस्टेंट। तो ये जो h है प्लैंक कांस्टेंट, इसका डायमेंशन वही है जो एंगुलर मोमेंटम का, इसलिए मैं बता रहा हूं। यानी कि हम कहते हैं ना राइट द टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशन, तो यहाँ एक टर्म ये भी कि डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट प्लैंक कांस्टेंट का वही है जो किसका है? एंगुलर मोमेंटम का। यानी कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। तो अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे तो वापस से देखिए m1 l2 और t माइनस हो गया, नहीं l1 t माइनस 1 इसका है, l1 इसका है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन वही है जो किसका है? प्लैंक कांस्टेंट का। इट्स ओके। फिर देखिए हम कुछ ग्रेडियंट्स की बात कर लेते हैं। जहां पर भी टर्म ग्रेडियंट आता है इसका मतलब उस टर्म को डिस्टेंस से डिवाइड किया गया। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस सारे क्वेश्चंस आएंगे। आगे हम डायमेंशनल एनालिसिस की जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो उसकी एप्लीकेशंस तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आपको इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखना नहीं आए। इसीलिए इनके डायमेंशंस लिखना आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि v by l, वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड करते हैं, तो इसकी यूनिट लिखेंगे तो देखिए मीटर पर सेकंड तो होता ही था, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए वही हो गया जो किसका होता था? एक्सेलरेशन को। अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो m1 सॉरी वेलोसिटी में मास करेंगे l1 t माइनस 1 तो यहाँ है और l1 यहाँ आ गया, तो देखिए क्या बच गया? केवल t माइनस 1, m तो 0 था इसमें, केवल क्या बच गया? t माइनस 1। अब t माइनस 1 किसका डायमेंशन होता था? नहीं, ये तो अभी तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ही सही, पहले फ्रीक्वेंसी का भी तो यही था, फ्रीक्वेंसी का भी यही था, एंगुलर वेलोसिटी का भी यही था। तो इस तरह से सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी हमारे पास आती है। ऐसे ही मान लीजिए हम ले लें प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट में क्या हो जाएगा? प्रेशर अपॉन क्या हो जाएगा? लेंथ। प्रेशर क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया और ये लेंथ है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा आसान बना दूं, फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ बन गया। मुझे तो डायमेंशन लिखना है क्या? तो फोर्स का डायमेंशन हो गया m1 l1 t माइनस 2 मास इनटू एक्सेलरेशन, और नीचे एरिया l स्क्वायर और लेंथ फिर l, तो ये l3, तो इसको लिख सकते हैं m1 l माइनस 2 t माइनस 2। ये प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन। जब भी कोई डायमेंशन लिखते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या हो गया आपके पास? यहां से इस तरह से फाइनली प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1 l minus 2 t minus 2. This is a dimension of प्रेशर ग्रेडियंट। जरूरत पड़ेगी हमें इसकी भी। टेम्परेचर ग्रेडियंट में लिख देंगे पर टेम्परेचर अपॉन लेंथ, टेम्परेचर
डिवाइडेड बाय लेंथ। अब बोले यार मास लेंथ टाइम तो ठीक था, मैं मैगी की पावर में लिख रहे थे, टेम्परेचर के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे? K1 और L -1। K पर पावर तो क्या होगी 1 और L पर पावर क्या होगी -1। ये नोट करते जा रहे हो कि ये देख ही रहे हो? हाँ, करते भी जाना है साथ के साथ, देखना नहीं। अभी ऑफलाइन बोर्ड भी है, आज ऑफलाइन में। ऑफलाइन का मतलब जो जो बोर्ड लिखा है वो आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में राइट डाउन करना। तो ये डिफरेंट ग्रेडियंट हुए। जब भी कोई ग्रेडियंट वर्ड आए तो आपको कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे, वो ग्रेडियंट बन जाए। फिर देखिए एक नई क्वांटिटी ले रहा हूं जो तुमसे पूछूंगा भी से, डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इसी यूनिट लिखेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो डायमेंशन लिखेंगे तो m1 L -3 T0 नहीं लिए तो भी चलेगा। बट अगर हम लिखें रिलेटिव डेंसिटी, अगर हमने लिख दिया रिलेटिव डेंसिटी तो क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा है आपने क्लास 9th में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब आता था और रिलेटिव डेंसिटी एक टर्म आती थी। एनीवन? देखिए जब भी फिजिक्स में कोई वर्ड रिलेटिव आता है इसका मतलब इसको कंपेयर किया। तो जैसे मैंने डेंसिटी कहा ना किलोग्राम मीटर क्यूब, ऐसे मतलब ये डेंसिटी है क्या? जैसे वाटर की डेंसिटी है ना, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है? अगर मैं सीजीएस में जाऊं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। अगर ये ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो इसका सीजीएस क्या हो जाएगा? ग्राम और मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर। तो यही वाटर की डेंसिटी जो होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो वाटर को रेफरेंस लेते हैं, वाटर को रेफरेंस लेते हुए रिलेटिव डेंसिटी निकालते तो लिखते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब यहाँ फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन तो लिख ही रहे हैं, यूनिट भी लिख रहे हैं, पर ये भी तो थोड़ा जान ले में तो ठीक है कि है क्या। तो रिलेटिव डेंसिटी मींस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इट हैव नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है। ये कौन सी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस। और जो डायमेंशन लेस होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है? 1 या 0? 1। जो फिजिकल क्वांटिटी हमने कहा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब उसका डायमेंशन 1 है। ओके, फिर देखिए फिर कुछ नई तरह की क्वांटिटी, फिर कुछ नई पर आ रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी हो गया। रिलेटिव डेंसिटी के साथ साथ मैं एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूं, स्ट्रेस। चलिए स्ट्रेस से पहले लेते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, बोलिए फोर्स कांस्टेंट कहां से आ गया? क्या टर्म आ गई फोर्स कांस्टेंट? फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर जाने पर ये नहीं आ रहा था, ये लेना उसको फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या है? नाम सुना है क्या फोर्स कांस्टेंट का? नहीं सुना? कि जैसे स्प्रिंग तो देखिए आपने, एसी स्प्रिंग, इस तरह से स्प्रिंग होती है। जैसे इस पर मैंने एक मास लोड लगा दिया, मास एम मास अटैच कर दिया, और इसको हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। एक इसी स्टैंड से फिक्स करके इसको स्ट्रेच करके यहां तक ले गए, इतना स्ट्रेच कर दिया। तो इस पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया ना, इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। तो जैसे ही इसको रिलीज करते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आती है, तो जो उस पर फोर्स लग रहा है
उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, उसका नाम क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। और वो रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही होता है जितना आपने यहाँ फोर्स अप्लाई किया है। ये अप्लाइंग फोर्स, ये अप्लाइंग फोर्स इस डायरेक्शन में और रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रीस्टोर करता है। तो यहां से हम ये लिखना चाह रहे हैं कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं, दिस फोर्स अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही स्प्रिंग में स्ट्रेच क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के। दिस के इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट। इस के को लिखते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो के इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास? एफ अपॉन एक्स। अगर मैं इसका यूनिट लिख दूं तो रहेगा न्यूटन अपॉन मीटर। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर। और अगर डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखिए m1 l1 t माइनस 2, ये तो फोर्स का डायमेंशन हो गया। अपॉन मीटर है तो l1 कर दिया, l से l क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा m1 t माइनस 2, m1 और t माइनस 2, ये इसका डायमेंशन है। इज इट क्लियर? तो ये एक और नई टर्म हमने ली, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का भी डायमेंशन हम लिख सकते हैं, लिखना है आपको। और यहाँ जो भी फिजिकल क्वांटिटी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उस फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन भी बताऊँ, जिससे आपको कम से कम रखना पड़े कि फोर्स कांस्टेंट क्या है। ये तो आप के को याद रखते हैं, आप सीधा F इक्वल्स टू kx याद रखते हैं, लेकिन आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। इस फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन भी आ जाता है। पर अभी इतना ज्यादा नहीं पढ़ के केवल हम फोर्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में ले लेता हूं स्ट्रेस। क्या ले लिया मैंने? स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, पर एग्जैक्टली होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। हालांकि न्यूमेरिकली रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू उतनी है जितनी अप्लाइड फोर्स की है। तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पहले यूनिट लिख चुके हैं आप, किसकी लिख चुके हैं? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसका यूनिट लिखा था पहले? प्रेशर का। प्रेशर लिखा था ना, सिंपल प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होगा तो यूनिट भी वही है और डायमेंशन भी वही है। तो देखिए यहां से हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2, ये तो मैंने लिख दिया न्यूटन के लिए, और अपॉन क्या कर दूं? l2। तो ये जो आपका बना m1 l माइनस 1 t माइनस 2, यानी कि स्ट्रेस का डायमेंशन आपके पास कितना आ गया? स्ट्रेस का m1 l माइनस 1 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस। ये स्ट्रेस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसके लिए स्ट्रेस के लिए, ठीक है? अब जहां स्ट्रेस काम आएगा, ये सब 11th क्लास में फिजिक्स में काम आने वाले हैं, ऐसे कोई मुश्किल नहीं कि आगे 12th क्लास तक जाएंगे। जहां स्ट्रेस काम आएगा, एक और वर्ड आएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। जैसे अभी हमने स्प्रिंग की बात करी थी, स्प्रिंग को हमने क्या कहा था? स्ट्रेच किया था। तो स्ट्रेन का मतलब होता है उसकी लेंथ में चेंज हुआ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने कहा चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है और ओरिजिनल लेंथ एल है मान लीजिए, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। अब देखिए न्यूमरेटर में भी चेंज इन लेंथ मीटर में मेजर किया जाएगा,
डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या आ गया, लेंथ, ये भी मीटर में मेजर किया जाएगा। तो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का दोनों का यूनिट क्या है, सेम। तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, इट है नो यूनिट। और जिसका कोई यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन होता है m0 n0 t0, यानी कि ये डायमेंशन लेस है। दिस इज डायमेंशन लेस। So the certain physical quantities are dimensionless। हालांकि इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस तो है। जैसे एंगल निकाला था, एंगल निकाला था उसका भी डायमेंशन नहीं था, डायमेंशन लेस था। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसी है जिसकी एंगल की तो यूनिट हुआ करती थी, यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसकी न यूनिट है न डायमेंशन। तो ये इसमें आता है, न यूनिट है न डायमेंशन। स्ट्रेस और एक हो गया स्ट्रेन, और दोनों से एक नई टर्म बनेगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन से एक नई टर्म बनेगी जिसको हम आगे पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसके लिए जनरली सिंबल कैपिटल ई यूज होगा, और ये होता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है, इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस की तो यूनिट थी, स्ट्रेन की कोई यूनिट थी नहीं। तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं तो इसकी यूनिट भी वही आएगी जो स्ट्रेस की थी, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन भी वही होगा जो स्ट्रेस का था। अगर इसका डायमेंशन लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये वाला m1 l-1 और t-2। तो देखिए तीनों चीजें, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब आपके 11th क्लास में काम आएगी, पर ये थोड़ा हाफ ईयरली के बाद तक काम आने वाली चीजें। बट हम फर्स्ट लेसन में इनको भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम डायमेंशनल फॉर्मूले का एप्लीकेशन लेंगे तो वहां उस फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन याद होना चाहिए। अगर हमें डायमेंशन लर्न नहीं होगा तो हम उसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते एप्लीकेशन, इसलिए हमें याद करना पड़ेगा। इसलिए लिख रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये सब लिख के एक दो चीजें और ले लेते हैं। जैसे इसने कल पूछा था सरफेस टेंशन, पूछा था क्या, इसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा एस, सरफेस टेंशन। अब एक्चुअली जाने सरफेस टेंशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये भी जान लें, फोर्स अपॉन लेंथ तो लिख देंगे। सरफेस टेंशन होता क्या है, ये किसकी प्रॉपर्टी, तो हम कहते हैं सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स ओनली। मैटर की तीन स्टेट्स होती है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, तीनों स्टेट्स आप जानते हैं। तो ये जैसे हमने पढ़ा था अभी, स्ट्रेस और स्ट्रेन और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह, ये तो सबकी प्रॉपर्टी है। जो हम सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं, दिस सरफेस टेंशन इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। एंड सरफेस टेंशन को क्वालिटेटिवली डिफाइन करें तो कहेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट्स फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स। जो किसी भी लिक्विड का फ्री सरफेस है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है, इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। कभी आपने डाइविंग करने वालों को देखा होगा, पानी में जो तैराक होते हैं बड़े हाई लेवल से जंप करते हैं, आपने देखा वो जंप करते हैं तो सोमरसॉट्स बनाते हैं, जब एंटर करते हैं तो अपने हाथों के बल एंटर करते हैं। या कोई भी आपके स्विमिंग पूल में भी जंप करेगा तो या तो लेग्स के थ्रू जाएगा या हाथों के थ्रू जाएगा, सिर के बल नहीं जाएगा। सिर के बल जाएगा तो सिर में इंजरी हो जाएगी, सिर फट जाएगा। तो वाटर लेवल का भी जो ऊपर वाला फ्री सरफेस है ना, वो एक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रहा है। जैसे अनियन में दो लेयर के बीच की मेम्ब्रेन होती है, तो वैसे वाटर का फ्री सरफेस भी एक लेयर्ड फॉर्म में। तो ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की, जो हम आगे लेसन में पूरा पढ़ाएंगे। पर क्वांटिटिवली भी इसको मेजर कैसे करेंगे, तो क्वांटिटिवली कहते हैं कि अगर लिक्विड के फ्री सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाए तो उस लाइन पर जो पर यूनिट लेंथ का फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। जैसे ये लिक्विड का मैंने ये कंटेनर एक ले लिया, इसमें मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड में सबसे
सुलभ और आसान लिक्विड हमारे पास वाटर है, तो वाटर ले लिया। ये इसका फ्री सरफेस है और इस पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी है। चलिए लाइन दूसरे कलर से बना दूं। ये मैंने फ्री सरफेस पर ये लाइन बना दी, इमेजिनरी लाइन। इससे तो लाइन बना नहीं सकते। इस इमेजिनरी लाइन पर बनाई, इसका मतलब यहाँ जो मॉलिक्यूल है इस पर इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। ये देखिए, इस मॉलिक्यूल को दोनों ओर से स्ट्रेच किया जा रहा है। तो सरफेस टेंशन को सिंपल डिफाइन करते हैं, S इज इक्वल्स टू F/L, force per unit length on the imaginary line drawn on the surface of liquid। उस लिक्विड के फ्री सरफेस पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन बना दें तो वो इमेजिनरी लाइन का पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होगा वही सरफेस टेंशन है। तो इसका यूनिट लिख दीजिए आप, क्या हो गया, न्यूटन अपॉन मीटर। और अगर डायमेंशन लिखेंगे तो m1 L1 T-2 तो किसके लिए हो गया, न्यूटन के लिए। और मीटर के लिए L1 और हो गया, L से L कैंसिल, तो ये m1 L0 T-2 या सिंपल L1 T m1 T-2। दिस इज द सरफेस टेंशन, दिस इज द सरफेस टेंशन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन है। तो थोड़ा थोड़ा मैं डायमेंशन सिखाने के साथ साथ ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि उस फिजिकल क्वांटिटी का कम से कम इंट्रोडक्शन तो तुम्हें मिल जाए कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या है वो, हाउ यू विल डिफाइन इट। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। ऐसे ही देखिए एक और फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या ले रहे हैं अपन, विस्कोसिटी। जैसे मैंने कहा ना, सरफेस टेंशन लिक्विड्स की प्रॉपर्टी क्या, विस्कोसिटी लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टी है। एंड यू नो लिक्विड्स एंड गैसेस आर कलेक्टिवली नोन एज फ्लूइड्स। मैटर की वजह से आपने सॉलिड लिक्विड तीनों स्टेट्स देखी, इन तीनों में से सॉलिड्स और लिक्विड्स को कलेक्टिवली एक नए नाम से बोला जाता है जिसका नाम है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब द स्टेट ऑफ मैटर विच इज एबल टू फ्लो। लिक्विड्स का भी फ्लो होता है और गैसेस का भी फ्लो होता है। जैसे गैसेस का फ्लो, एयर फ्लो हो रहा है, जैसे आपका एलपीजी का वाल्व अगर खुला रह जाए तो किचन में पूरे घर में स्मेल हो जाती है। परफ्यूम डिओड्रेंट लगाते हैं आप तो पूरा परफ्यूम सब जगह फैल जाती है। लिक्विड जैसे फ्लो हो रहा है वैसे गैसेस भी क्या होती है, फ्लो होती है। और आजकल तो गैसेस पाइप के थ्रू डाले जाने लगी, तो इसका मतलब फ्लो। तो दोनों को कलेक्टिवली मिला के क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। तो ये फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी विस्कोसिटी। तो जैसे सॉलिड्स में आपने नाम सुना था फ्रिक्शन का, क्या काम करता है फ्रिक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन सॉलिड्स। यस, फ्रिक्शन opposes the relative motion between two objects। जैसे मान लीजिए ये पेन यहाँ पर स्लाइड हो रहा है तो स्लाइड का ऑपोजिशन होगा, रोल हो रहा है तो रोल का ऑपोजिशन होगा। तो कोई भी दो सॉलिड के सरफेसेज है, सॉलिड फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन का मतलब ऑपोजिशन। जैसा आपने साइकिल में ब्रेक लगाया या आपने पेडलिंग स्टॉप करी, तो पेडलिंग स्टॉप करते थोड़ी देर में साइकिल रुक गई, क्यों रुकी, फ्रिक्शन के कारण। जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उसका फ्रिक्शन उतना ही कम होता है, जितना ज्यादा रफ सरफेस होता है उसका फ्रिक्शन उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। अपन किसी बॉल को रोल करते हैं अर्थ के सरफेस पर, वो थोड़ी देर में रुक जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर आप उसको ग्लास फ्लोर पे रोल करवाइए, ज्यादा देर तक रोल करेगी क्योंकि वहां का फ्रिक्शन क्या है, कम। तो जैसे सॉलिड्स में रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन होता है, वैसे ही लिक्विड्स और गैसेस जिनका नाम मैंने फ्लूइड्स दिया, उनमें भी जो रिलेटिव वेलोसिटी है दो सरफेसेज के बीच में, दो लेयर्स के बीच की, उसको अपोज करने का काम कौन करता है, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को सिंपली कहते हैं इट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। ये फ्लूइड फ्रिक्शन है, इसका सिंपल नाम क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन। सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं आप,
ये फ्लूइड फ्रिक्शन, ये फ्लूइड फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है जरा सा देख ले, टेल मी बताए थोड़ा सा। देखिए जैसे ये सरफेस, जब यहाँ पर मैं किसी लिक्विड को फ्लो करूंगा, अच्छा लिक्विड्स में आप जैसे पेट्रोल, ऑयल ले लें, वाटर ले लें, हनी ले लें, जो दो एग्जांपल देता हूं मैं, एक हनी और एक वाटर। जमीन पर अगर आप वाटर भी गिरा दें और हनी भी गिरा दें तो ज्यादा कौन फैलेगा? वाटर। ज्यादा फैलेगा इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी कम है, हनी कम फैल रही इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा। तो कोई भी लिक्विड जब इस तरह से फ्लो करता है तो उसकी डिफरेंट लेयर्स होती है, और डिफरेंट लेयर्स कैसे होती है कि जो लेयर सबसे नीचे होती है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, और जो लेयर सबसे ऊपर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां से जैसे मैंने कहा इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वेलोसिटी v प्लस v है, यानी कि दो लेयर्स के बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस मैंने क्या कह दिया? dv कह दिया, है ना। और अगर इसकी डिस्टेंस ग्राउंड से मान लीजिए x है तो इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस में ले लूं x प्लस dx, यानी कि दोनों लेयर्स के बीच का जो डिफरेंस है ये भी dx होगा। तो एक्चुअली विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच a layer exert a backward dragging force on its nearby layer। ये लेयर जो है ना इस पर पीछे की तरफ धकेलने के लिए एक फोर्स लगाती है, पीछे की तरफ बैकवर्ड फोर्स लगाती है, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। और ये जो बैकवर्ड फोर्स हम ये कहते हैं दिस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू लेयर्स। इन दोनों लेयर्स का एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा, जैसे इतना एरिया कांटेक्ट पे लेयर हो, एरिया ऑफ कांटेक्ट। और दूसरा दिस f इज प्रोपोर्शनल टू dv by dx, ये dv by dx हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए दो लेयर्स की वेलोसिटी का उनकी डिस्टेंस के साथ रेशियो। dv इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स एंड dx इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू लेयर्स फ्रॉम ग्राउंड। तो dv by dx को हम कंबाइनली क्या नाम दे देते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसीलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट मैंने पहले पढ़ाया था। तो यहां से f इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों को मिला देंगे तो a इंटू dv by dx बन जाता है। और जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे ना तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जिसका सिंबल है ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी a इंटू dv by dx। और नेगेटिव साइन और लगा देते हैं, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के कैसा होता है? ऑपोजिट होता है, इसलिए नेगेटिव साइन यहां होता है। समझे बात को कि नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा या पूरा? हाँ पूरा समझ, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए यहां से मैंने अभी केवल फॉर्मूला बनाया कि आपको रटना नहीं पड़ेगी विस्कोसिटी कहां से आएगी, वो रटने में तो बड़ा आसान है। तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो ईटा इज इक्वल टू क्या बन गया? f अपॉन a इंटू dv बाई dx। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव पॉजिटिव में यूनिट और डायमेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट भी वही रहेगी, डायमेंशन भी वही रहेगा। तो देखिए ये तो बन गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो फोर्स होता है आपका न्यूटन। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या हो गया? मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, तो ये मीटर से मीटर ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या क्या बचा जरा देखिए, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड भी ऊपर चला जाएगा तो एक मीटर से मीटर भी कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो बचा किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकंड। और ऐसे इसकी यूनिट जब हम लिखते हैं ना तो इसकी यूनिट का एक नया नाम है, इसको लिखते हैं डेकापोइज। इस किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड का मतलब है यहाँ पर डेकापोइज, डेकापोइज ये इसकी यूनिट होती है। और आप वो तो बाद में पढ़ ही लेंगे जब लेसन पढ़ेंगे। यहां हम इसका सिंपल डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन हो जाता है m1 l-1 t-1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हो गया m1 l-1 t-1। और एसआई सिस्टम में अगर हम इसकी यूनिट पर जाएं तो किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकंड, इसको डेकापोइज कहते हैं।
और सीजीएस में चले जाएं तो इसको केवल पोइज कहते हैं। सीजीएस में केवल पोइज हो जाता है, डेका वर्ड हट जाता है, क्योंकि डेका का मतलब क्या होता है, 10 आया था तो शुरुआत में डेका, हेक्टा, किलो। डेका का मतलब 10 टू द पावर 1, हेक्टो का मतलब 10 टू द पावर 2, किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, ये सब चीजें आएगी आपके पास। तो ये हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और ली है जिनके आपको यूनिट्स और साथ साथ हमने क्या लिख दिए, डायमेंशंस लिख दिए। ठीक है, एक दो और बता देता हूं, फिर हम एप्लीकेशंस पर आ जाएंगे। और वैसे आगे पढ़ते पढ़ते कुछ और भी आएगी से। अभी अभी भी मैं जो बताने जा रहा हूँ केवल वही बता रहा हूँ मैं जो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में या तो 9th क्लास में पढ़ी है या 10th क्लास में पढ़ी है। इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ते, इससे ज्यादा हम क्वांटिटीज नहीं ले रहे। ठीक है, तो देखिए यही से एक और चीज ले लें अपन, स्पेसिफिक हीट। नाम सुना था आपने, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए उस सब्सटेंस को जो हीट दी जाती है उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। और जैसे इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू mc इनटू डेल्टा T। तो C स्पेसिफिक हीट है, H अपॉन m इनटू डेल्टा। और देखिए मैं तो केवल यूनिट और डायमेंशन से बात कर रहा हूँ, तो यूनिट हो जाती है, हीट की यूनिट क्या होगी, जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। टेम्परेचर किसमें आएगा, केल्विन। तो जब डायमेंशन लिखेंगे तो m1 L2 T minus 2, m1 L2 T minus 2, ये तो किसका हो गया, जूल के लिए। किलोग्राम के लिए m1 और केल्विन के लिए k1, केल्विन का k1। तो ये बन गया, देखिए m से m कैंसिल, तो L2 T minus 2 k minus 1। स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन क्या आया, L2 T minus 2 और k minus 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट के लिए डायमेंशन है। तो स्पेसिफिक हीट क्या है ये भी जानिए, केवल डायमेंशन तो जानना जरूरी है ही सही, स्पेसिफिक हीट का मतलब भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक और ले इसी को बता देता हूं। तो देखिए एक और ले लेते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, इसको हिडन हीट भी कहते हैं, ये भी आपको जरूरत पड़ेगी। लेटेंट हीट को डिफाइन करते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। जनरल नॉलेज में आपने पढ़ा होगा, बर्निंग ऑफ स्टीम इज मोर इंजरियस देन द बर्निंग ऑफ बॉइलिंग वाटर, बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम का टेम्परेचर भी क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। पर स्टीम से इंजरी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। तो ये आगे डिटेल में आएगा, पहले हम पढ़ लें। H इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ml। देखिए क्या होता है, जैसे आपने किसी कंटेनर में रख के वाटर को हीट देना स्टार्ट किया, तो वाटर का टेम्परेचर पहले 25-30 डिग्री सेल्सियस था, वहां से बढ़ते 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 कहां तक पहुंच गया, 100 तक। अब 100 डिग्री सेल्सियस का जब वाटर हो गया, फिर भी आप उसको हीट दे रहे हो तो क्या होगा, स्टीम बनेगी। तो वाटर का स्टेट चेंज हो गया ना, वाटर तो लिक्विड स्टेट में था और लिक्विड से अब किस में आ गया, स्टीम, गैसियस स्टेट में। तो उसको लिक्विड से गैसियस स्टेट में आने में जो हीट रिक्वायर्ड है ना, उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। कई बार हम चाय बनाते हैं, बोले चाय बनाई थी और चढ़ाया तो 1 कप था पानी और दूध मिला के, और आधा रह गया, आधा कहाँ गया, हीट में कन्वर्ट, उसमें किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। अच्छा, स्टीम में कौन कन्वर्ट हुआ, पानी या दूध, पानी, क्योंकि पानी तो पहले दूध वाले ने मिला रखा था और फिर थोड़ा आपने मिला दिया, तो कन्वर्जन किसका हुआ, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। तो उसके लिए जब हम हीट देते हैं
पर हीट में विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट होता है तो जो हीट दी जाएगी उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट। ऐसे ही जब पानी को ठंडा करते हैं, बर्फ बनाते हैं ना रेफ्रिजरेटर में, तो आप बर्फ बनाने के लिए क्या करेंगे, पानी को भर के रख देते हैं फ्रीजर में, तो पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, पहले टेम्परेचर 0 डिग्री आएगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो उसको क्या कहेंगे वापस, लेटेंट हीट। तो H इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ml, तो यहाँ L इज इक्वल्स टू H अपॉन N बन गया। इसकी भी यूनिट लिखेंगे तो किलोग्राम अपॉन सॉरी जूल पर किलोग्राम, जूल और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, किलोग्राम। अगर डायमेंशन लिखेंगे तो देखिए m1 L2 T-2, ये तो डायमेंशन जूल का था ही, अपॉन किलोग्राम में m1 हो गया, m1 से m1 कैंसिल, तो बचा L2 T-2, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन था वैसा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, जैसे एक्सेलरेशन स्मॉल a होता है और डायमेंशन मैंने कर दिया L1 T-2 होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन था आपका L1 T-1, ठीक है। अच्छा कई बार आपको जरूरत पड़ जाती है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हम यहां भी स्क्वायर लगा देंगे, तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, L2 T-2, ये ऐसा नहीं करेंगे -1 का स्क्वायर +1 हो गया, केवल क्या लिखेंगे -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, तो ये चीज ध्यान देने की। तो आज इतना रखें अपन, ठीक है।